किशन और सुनीता अपने छोटे से झोपड़ी में रहते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था चिंटू। उनका परिवार बहुत गरीब था। किशन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कोई काम भी नहीं मिलता था। गांव में उसे जो भी काम मिलता उसे करने लगता था। कुछ दिनों से उनके घर खाने के लिए लाले पड़ गए थे। 2 दिन हो चुके हैं, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है और चिंटू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं जानता हूँ सुनीता, पर मैं क्या करूँ। कुछ दिनों से कोई काम नहीं मिला मुझे। मैं अपने बेटे को ना कुछ खिला पा रहा हूँ, ना उसका इलाज करवा पा रहा हूँ। अभी जाता हूँ, आज कुछ काम मिल जाए तो अच्छा होगा। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरी तो खुद ही हालत ख़राब है। कुछ दिनों से हमने भी खाना नहीं खाया और मेरा बेटा भी बीमार है। मैं काम की तलाश में निकला हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम ये रखो, इस सिक्के में जादू है, पर यह सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब इसका इस्तेमाल करना। ठीक है दादा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर किशन वहाँ से जाने लगता है। उसी गांव में किशन के चाचा का बेटा भी रहता था। तो जाते हुए किशन ने सोचा, एक बार मैं रवि भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। ये सोचकर किशन रवि के घर जाता है। भैया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए पैसे उधार देंगे? नहीं भाई, अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी भाभी के लिए एक सोने का हार बनवाना है, नहीं तो वो मुझे मार ही डालेगी। किशन और रवि की बातें होती रहती है। तभी रवि की पत्नी उनकी बातें सुन लेती है और रवि की पत्नी वहां आकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है किशन भैया, अभी अभी इनकी आमदनी भी कम हो गई है, इसलिए आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसमें ही बहुत सारे पैसे लग गए हैं। कोई बात नहीं रवि भैया, अब मैं चलता हूँ। किशन वहाँ से जाते हुए सोचता है, ये भाभी तो सामने से ही झूठ बोल देती है। किशन काम की तलाश में बाजार की ओर जाने लगता है। तभी उसका एक मित्र उसके पास आकर बताता है कि उसके बेटे चिंटू की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। ये सुनकर किशन अपने घर की तरफ भागने लगता है। थोड़ी देर में घर पहुंचकर देखता है कि उसका बेटा बहुत समय से आंखें नहीं खोल रहा है। ये देखकर किशन अपने बेटे के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसका बेटा आंखें नहीं खोलता है। ये सब देखकर किशन बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे भिखारी की याद आती है जिसने उसे 1 रुपये का सिक्का दिया था। किशन उस सिक्के को निकालकर अपने बेटे के सर पर रखता है और कहता है, हे भिक्षु दादा, मुझे आपके सिक्के के जादू की बहुत ज़रूरत है। कृपया मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, कृपया ठीक कर दीजिए। किशन के ऐसा कहने के बाद उस सिक्के में से रोशनी आई और जादू हुआ। रोशनी कम होने के बाद सिक्का गायब हो गया था और चिंटू की आंखें खुल गई थी। वह उठकर बातें करने लगा। ये देखकर किशन और सुनीता बहुत खुश हुए और किशन ने चिंटू को गले से लगा लिया। सुनीता किशन से पूछते हुए, ये जादू आपने कैसे किया जिससे चिंटू की तबीयत ठीक हो गई? किशन ने सुनीता को उस भिखारी के बारे में सारी बातें बताई। ये सुनकर सुनीता भी बहुत खुश हुई। फिर किशन को अपने शर्ट के पॉकेट में कुछ होने का एहसास हुआ, तो उसने अपनी पॉकेट में से हाथ डालकर बाहर निकाला तो देखा कि उसके हाथों में तो इतने सारे पैसे हैं। ये देखकर किशन और सुनीता बहुत ज़्यादा खुश हुए। लगता है ये पैसे भी उस भिक्षु दादा के जादू से ही आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद दादाजी का। क्यों ना हम चिंटू के ठीक होने की खुशी में गांव वालों को दावत पर बुलाएं।
पर उसके लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। ऐसा कहते हुए किशन ने फिर से अपने पॉकेट पर हाथ डाला और फिर से हाथ बाहर निकालने पर पैसे आए। ये देखकर किशन ने दावत के लिए सुनीता को हाँ कहा। अब मैं कल ही सबको दावत में आने का निमंत्रण दे दूंगा। अगली सुबह किशन सामान लेने जाते हुए एक पेड़ के नीचे गांव वालों को दावत में आने का निमंत्रण दे देता है। मेरे बेटे के ठीक होने की खुशी में आज हमारे यहाँ दावत है, आप सब ज़रूर आइएगा। वहाँ से निकलकर किशन बाजार से सामान लेकर अपने घर चला जाता है। किशन ने रवि को दावत पर नहीं बुलाया था, पर गांव वालों के बीच किशन के यहाँ दावत की बातें सुनकर रवि ने घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताई और उन्होंने किशन के यहाँ दावत में जाने का खुद से ही तय कर लिया। थोड़ी देर बाद गांव वाले किशन के घर पहुंचते हैं और उन गांव वालों के साथ रवि भी अपनी पत्नी के साथ जाता है। फिर सभी ने किशन के यहाँ दावत खाई। दावत खाकर गांव वाले किशन की तारीफ करने लगे। वाह भैया, मुफ्त की दावत खाने आ गए। और जब मैंने कल आपसे कुछ पैसे उधार मांगे तब आपके पास से 1 रुपया भी नहीं निकला। आपने ये ठीक नहीं किया भैया। फिर रवि और उसकी पत्नी ने किशन से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किशन अच्छे दिल का व्यक्ति था, इसलिए उसने उनको माफ़ कर दिया और कहा, ठीक है भैया, पर आप और आप सभी गांव वाले भी ये जान लीजिए कि वो दोस्ती और रिश्तेदारी किसी काम की नहीं, जहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर वो एक दूसरे के काम ही ना आ सके। सुंदरपुर गांव में रवि, उसकी माँ और उसकी पत्नी सुलेखा का एक छोटा सा परिवार था। लेकिन सुलेखा का स्वभाव अपने सास और पति के प्रति कुछ ठीक नहीं था। वो खाना भी ठीक से नहीं बनाती थी। ओ सुलेखा, क्या बस यही बनाया है तुमने? इतना कम खाना? नहीं, मैंने और कुछ नहीं बनाया। ज़्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने कम खाना बनाया और इससे थोड़ी बचत भी होगी। कुछ पैसे बचेंगे तो अच्छा ही होगा ना। ये कैसी बहू लाया है रे तू, जो ठीक से खाना भी नहीं देती, न खाना बनाने आता है और न ही खाना खिलाने आता है। तो इसमें मेरी क्या गलती माँ? मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरी शादी करो, अब झेलो इसे। क्या रे सुलेखा, तूने कभी खाना नहीं बनाया क्या? क्या इसलिए तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई कि तू हमें ठीक से खाना तक न दे सके? ये क्या बोल रही हो आप? थोड़ा कम खाना खाने से आप दोनों का ही सेहत तो अच्छा रहेगा ना। ए भगवान, लगता है तेरे पास जल्द ही पहुंचने वाली हूँ। एक दिन एक गरीब बूढ़ा आदमी रवि के घर आकर चिल्लाने लगा। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर सुलेखा घर से बाहर आई। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ मैं पैसे बचाने के चक्कर में कम खाना बना रही हूँ और तुम हो कि खाना मांगने आ गए। मैं कुछ नहीं दे सकती, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है बेटी, ये लो, मंदिर का प्रसाद है, तुम खा लेना। खुद तो भूखा है और मुझे ही ये फल देकर गया। मुझे क्या करना, मैं तो खाऊंगी। ये क्या हो रहा है? आज मुझे इतनी भूख क्यों लगने लगी है? फिर सुलेखा किचन में जाकर सारा खाना खाने लगती है। अरे बाप रे, मैंने तो सब कुछ खा लिया, अब सासू माँ क्या खाएंगी? सुलेखा चुपचाप आकर पलंग पर बैठ जाती है। फिर रवि की माँ
किचन में जाकर खाना निकालने के लिए देखती है। खाली बर्तनों को देखकर रवि की माँ गुस्सा हो जाती है और वो सुलेखा के पास आकर कहती है, क्या रे भुक्कड़, तूने सारा खाना खुद ही खा लिया? मैं क्यों खाऊंगी माँ? मैंने तो अपने हिस्से का खाना आपके आने से पहले ही खा लिया था। फिर मैं तो सोई हुई थी। तो सारा खाना कहाँ गया? कहीं रवि ने तो नहीं खा लिया होगा। हाँ, ये हो सकता है माँ, उनको भूख लगी होगी तो वो खाना खाने फिर आ गए होंगे। माँ प्रसाद के लिए सेवई बनाने लगी और उसकी खुशबू सुलेखा के कमरे तक पहुँच गई। खुशबू आने पर सुलेखा उठ खड़ी हुई और ललचाए हुए मन से हॉल में आकर माँ के जाने का इंतज़ार करने लगी। फिर जैसे ही माँ वहाँ से निकली, सुलेखा तुरंत किचन में जाकर सारी सेवइयाँ चट कर गई और फिर से अपने कमरे में आकर बैठ गई। अरे मेरी भूख तो शांत हो ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद रवि की माँ किचन में जाकर देखती है। बर्तन खाली देखकर वो फिर से अपने बहू के पास जाकर पूछने लगती है कि उसने सेवइयाँ बना कर रखी थी, वो कहाँ चले गए। सुलेखा ने इस बार भी झूठ बोल दिया कि किचन में बिल्ली घुस गई थी और उसी ने सारी सेवइयाँ खाली होगी। मुझे बर्तन गिरने की आवाज़ें आ रही थी। तो तूने उसे भगाया क्यों नहीं? रवि को माँ ने सारी बातें बताई कि कल कैसे खाना खत्म हो गया, सेवई खत्म हो गई। ये सुनकर रवि हंसने लगा। फिर रवि अपने काम के लिए घर से निकल गया और इधर सुलेखा अपनी भूख मिटाने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई। अरे बसंती दीदी, कहाँ हो? फिर दोनों घर के अंदर चले गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद बसंती ने सुलेखा के लिए समोसे ला कर दिए, जिसे देखकर सुलेखा भुक्कड़ की तरह खाने लगी। समोसे खाकर सुलेखा वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगी। घर में रवि अपनी माँ से बातें कर रहा था। माँ, मैंने जो मिठाई लाकर किचन में रखी है उसका ध्यान रखना, कहीं कोई बिल्ली ना ले जाए। हाँ बेटा, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये सारी बातें सुलेखा घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अरे वाह, आज तो मिठाई खाने मिलेगी। रात में चुपचाप सारी मिठाइयाँ खा लूंगी। रात में सब सो रहे थे। लगता है सब सो गए हैं, अब मुझे मिठाई खाने को मिलेगी। ऐसा सोचकर सुलेखा किचन में जाने लगी और किचन में पहुंचकर मिठाई का डब्बा ढूंढने लगी। कहाँ रखी है इन्होंने मिठाई? मुझे तो मिल ही नहीं रही। ये लो, ये रही मिठाई। माँ ने सही कहा था, भुक्कड़ पत्नी, इसका मतलब तुम ही सारा खाना खाती हो और हमें पैसों की बचत भी खाती हो। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, कल ही तुम अपने मायके निकल जाना, समझी? नहीं नहीं, मुझे माफ़ करिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगले दिन सुलेखा ने रवि और उसकी माँ के लिए स्वादिष्ट खाना लाकर दिया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद सुलेखा खाना लेकर अपने घर के बाहर आई और वही बूढ़ा व्यक्ति उसके घर की ओर से जा रहा था। तभी सुलेखा ने उन्हें रोककर खाना खाने के लिए विनती की। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने खाना खाया और एक दूसरा सेब सुलेखा को दिया, जिसे खाकर सुलेखा की भूख शांत हुई और बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया।